नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत विस्तार न्यूज़ के टॉक टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। वो हैं भारतीय पुलिस सेवा की 2009 बैच की अधिकारी मोनिका शुक्ला, जिनको सब बहुत बहादुर पुलिस महिला अधिकारी के रूप में हम भोपाल के लोग जानते हैं। हमेशा भीड़ में जाती हैं, कंट्रोल करती हैं और कभी डरती घबराती नहीं हैं। इस बार भी जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी जो सबसे चर्चित तस्वीर थी भोपाल की, वो थी कि महिला पुलिस अधिकारी भरी हुई बस के आगे खड़ी हो गई और उन्होंने उस बस को रोक लिया, आंदोलनकारियों को थाम लिया, उनको उपद्रव करने नहीं दिया। तो हमारे साथ मोनिका जी हैं। मोनिका जी, आप यहाँ ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे कि वो जो इंसिडेंस था वो अचानक ऐसा क्या हो गया था? हम सब देख के चौंक गए कि एक बस पे ऊपर नीचे लोग खड़े हुए, सिर्फ आप अकेली खड़े उस बस को थामे हुई हैं। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जब 28 और 29 तारीख को जो किसान आंदोलन था तो हमारा ज़्यादातर फोर्स जहां हमने किसानों को रोका था वहां लगा था। एकाएक जो आंदोलन करता थे वो उत्तेजित हो गए और उन्होंने जो हमारे बैरिकेड लगे थे वो बैरिकेड को खींचने लगे, तो जो हमारा जितना फोर्स था वो सब वहाँ चला गया था। पीछे बहुत कम फोर्स था, 3-4 ऑफिसर्स और आई थिंक 9-10 लोग होंगे। वो जो आंदोलनकारी थे एकाएक बैरिकेड को तोड़कर जो हमने बसेस को बैरिकेड के तौर पे लगाया था उससे ऊपर कूद गए इस साइड में, और कुछ लोग बसों के अंदर जाकर उनको स्टार्ट करने की कोशिश करते रहे। मैंने और अन्य अधिकारी सीपी सर भी उनमें थे, तो हम लोगों ने बस के अंदर जाकर उनके जो ड्राइविंग सीट पे बैठे थे उनको हटाया। तो मैंने एकदम से देखा कि एक बस पर मैंने बस चल रही थी तो और उसके ऊपर काफ़ी लोग खड़े थे। तो बस चलने से मैं भी नुकसान हो सकता था, कोई कुचल सकता था, ऊपर के लोग गिर सकते थे। तो जो मेरी उस समय जो मेरे को समझ में आया तो मैंने उस बस के सामने खड़े हो गए कि शायद मेरे को ऐसा करता देख के वो रोक दे। और उसके बाद भी बस ट्रोल हो रही थी तो फिर मैंने और 1-2 लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की। तो किस्मत अच्छी थी कि वो बस रुक गई और उससे कोई हादसा नहीं होने पाया। हमारा उद्देश्य ये था कि जो आंदोलनकारी हैं वो संयमित रहें और एकदम से हम उनको शहर की तरफ जाने से रोकना चाह रहे थे। मगर हमने देखा कि आप अचानक एकदम गई और आपने बस को रोका और ऐसे पीछे कुछ किसी को खड़े होकर आवाज़ भी दी आपने शायद। वो उनसे बोल रहे थे कि आप ऐसा चलाओगे तो वो ऊपर के लोग गिर जाएंगे। पर ऐसा अचानक माने आपको अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप सीधे आप बस के सामने चली गई और आपको लगा नहीं कि बस आपके ऊपर भी आ सकती थी? अगर बस अनियंत्रित होकर किसी के ऊपर चढ़ जाती, कोई गिर जाता तो उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता था जी। तो वो एकदम से हमको जो उस समय बेस्ट लगा वो हमने किया। अच्छा, चलिए फिर। पर वो तस्वीर बहुत वायरल हुई, सब लोगों ने आपकी बहादुरी और आपके साहस को सराहा भी। मगर जब आपके लोगों ने फिर आपको फ़ोन करके कहा तो किस किस ने क्या प्रतिक्रिया दी उस फोटो पर? देखिए, जब वो फोटो चल रही थी उस समय हम लोग ड्यूटी में थे और आंदोलन चल रहा था, तो हमारा पहला उद्देश्य बाकी सब कुछ नहीं था, यह था कि वो किसी तरह आंदोलन शांतिपूर्ण समाप्त हो जाए। लगभग 72 घंटे से ज़्यादा भोपाल पुलिस के सभी अधिकारी उसमें काम कर रहे थे। इतनी गर्मी में हेलमेट और ये सब पहन कर काम करना इतना आसान नहीं होता है। और भोपाल पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी थे बहुत ही शांत और संयमित भी थे। तो हमारे पास एक ये था कि हमें किसी भी प्रकार से बिना अपना आपा खोए शांत चित्त से उस आंदोलन को धीरे धीरे डील करना है। तो मेन उद्देश्य पहले तो यही था। जी। फिर आपके बच्चों ने भी फोटो देखी होगी, कुछ कहानी मम्मा आपने क्या कर दिया, एकदम बस के सामने आके खड़ी हो गई? थोड़े हैबिचुअल हैं उनको। हाँ, ये ज़रूर था कि मेरे सीनियर्स ने और मेरे साथ कलीग्स ने इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लोग थे जिनसे कई समय से बात नहीं हुई, उनसे भी इसके बारे में बात हो गई। जी। पर ऐसे आंदोलन को डील करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, पुलिस वाले बहुत कम होते हैं, मगर सबके बावजूद फिर आप तो महिला पुलिस अधिकारी थी, महिला पुलिस अधिकारी को ऐसे मॉब को डील करना कितना मुश्किल? आई थिंक एक पुलिस अधिकारी होता है जी। हम लोग सभी एक समान ट्रेनिंग करते हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें जेंडर बहुत अहम भूमिका निभाता है। और आपने तो ऐसे और आंदोलन भी हमने देखे, हम तो भोपाल में लंबे समय से आपको भी देखा, हम लोग ने भी यह काम किया है। अक्सर भीड़ भरी जगहों पे आप उतर जाती हैं बिना डरे हुए। देखिए, ये जो किसान आंदोलन में लोग आए थे ये भी हमारा समाज का एक हिस्सा है। तो हो सकता है उसमें से कुछ लोग थोड़े उग्र हो जाते हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो थोड़ा सा रिटेलिएशन कर सकते हैं। अगर 100 लोग हैं तो आई थिंक 5-7 लोग उसमें गलत शामिल हो सकते हैं। बाई आई थिंक 70 लोग तो सही होते हैं ना। तो हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। और ये किसान कुछ ऐसे बेल्ट से आए थे
रायसेन, नरसिंहपुर, जहाँ मैंने पहले भी काम किया है, जी। तो कुछ तो उसमें जाने पहचाने भी थे, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है थोड़ा सा। पर आप जब अभी तो एडिशनल सीपी भोपाल में हैं, जी। मगर इसके पहले भी आप कई जगहों पे एसपी रही हैं, जी। नरसिंहपुर में, शाजापुर में, विदिशा में, रायसेन में, तो उन जगहों पे भी आपने इसी तरीके से डील किया है? भोपाल में जब एक किसान आंदोलन हुआ था 17 में, मैं उस समय एडिशनल एसपी ट्रैफिक ही थी, और हमारा ऐसे आंदोलन में एज ए ट्रैफिक अधिकारी के रूप में ये हम चाहते हैं कि उनको जब हम रोकें तो ट्रैफिक डाइवर्जन कम से कम हो, ताकि लोगों को परेशानी आने जाने में दिक्कत ना हो। हम इनको भी समझा रहे थे कि आप कोई मैदान हम आपको दे देते हैं जहां आप आराम से बैठ जाइए, तो जो बाकी बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं इन लोगों को दिक्कत ना हो। तो हमारा पहला उद्देश्य ऐसा ही होता है कि ट्रैफिक रेगुलर चलता रहे, हमें कम से कम लोगों को रोकना पड़े। 2017 में क्या हुआ था, जब पहला किसान आंदोलन हुआ था, आप जब ट्रैफिक में थी, तब भी ऐसे ही आपने डील किया था? तब वो पॉलिटेक्निक और रोशनपुरा इस जगह वो लोग बैठ गए थे, तो हमें काफ़ी ट्रैफिक डाइवर्जन करना पड़ा था, और आई थिंक ये 3-4 दिन तक चला था। जी जी। लेकिन हर क्षेत्र के लोग अलग तरह के होते हैं, हर आंदोलन अलग तरह का होता है। अभी जो लोग आए थे वो युवा थे, धीरे धीरे सोशल मीडिया में रील्स चलती हैं, इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी चली जाती है, तो अब हमारा तरीका यही होगा कि हमको अगर किसी को समझाना है तो हम लोगों से तो संवाद करें ही, साथ ही हम सोशल मीडिया को भी यूज़ करें ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कई बार मिसकम्युनिकेशन से भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लोगों को जानकारी नहीं रहती, तो हमें इन चीज़ों को भी अपनाना पड़ेगा। मैडम, पर हम लोग जैसे पहली बार देखा भोपाल में कि प्रदर्शनकारियों को या आंदोलनकारियों को रोकने के लिए हमने बस लगाए और गिट्टियों से भरे हुए डंपर लगाए, तो ऐसा क्यों? माने आमतौर पर बैरिकेड्स पे तो रुक ही जाते, लोग बैरिकेड्स क्यों फैलाने लगे हैं आजकल? अब ये लोग का कोई ऐसा अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग जगह से आए थे, तो कोई एक उनका एक लीडर नहीं था कि जो एक लीडर की बात मान जाए। जी, तो इसलिए बस लगाई गई, मगर वो लोग तो बस में भी चढ़ गए थे। हाँ, तो ये तो बहुत ही, मैंने बस में आग भी लग सकती थी, कुछ भी कर सकते थे वो लोग, तो ये तो रोकने की बजाय ये तो और मुश्किल वाला काम हो सकता था। अब हमको यह ज़्यादा सही लगा कि अगर ये बैरिकेड तोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि बस को वो ना कर पाएँ। जी जी। क्या आपको लग रहा है इन दिनों लोगों में पुलिस का डर थोड़ा कम हुआ है ऐसे आंदोलनकारियों में? जो हमारा युवा वर्ग है, ये यूथ है, वो थोड़ा सा बाहर क्या चल रहा है, दूसरी जगह क्या चल रहा है, तो उसको देखकर भी अवधारणा बना लेते हैं कि हमको भी ऐसा करना चाहिए। तो एक अलग पीढ़ी है, उसको हमको लगता है कि हमको उसको समझाने का तरीका भी पूर्ववर्ती से ना होकर कुछ अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। तो जो पहले आंदोलन हुए हैं वो उसमें जो लोग थे वो पुराने विचारधारा के थे, उनको बैठ के समझा सकते थे। ऐसा नहीं है कि युवा नहीं समझना चाहते, हमको शायद दूसरा तरीका अपनाना होगा, उनको उन्हीं की लैंग्वेज में समझाना होगा। और हमने जो चीज़ें माइनस की हैं, मतलब जो चीज़ें, हर चीज़ से सीख मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमको लगता है कि क्या हम और बेहतर कर सकते हैं, और हम करेंगे भी। पर बड़ी बात है वो जो साहस जो अचानक सब, लेकिन मैं इस चीज़ को क्रेडिबल देती हूँ कि 3 दिन तक आंदोलन चला और हमारी पुलिस ने संयम से काम किया, इस प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने पाई। मैडम ऊपर से इस चीज़ का भी क्रेडिट देना चाहिए। कोई ऊपर से आदेश थे कि इन पे लाठीचार्ज नहीं करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कहना है कि हर व्यक्ति से, हर आंदोलन से कैसे डील होता है, ये समय और परिस्थिति को देख के किया जा सकता है कि कैसी परिस्थिति है, कैसा क्या है। दिल्ली में मैडम अभी जो जंतर मंतर का आंदोलन चला, उसमें एक तस्वीर बड़ी पावरफुल थी, वो थी मुंबई की। मुंबई पे एक पुलिस की वैन जो बच्चों को ले जा रही थी, तो रिया अहीर करके लड़की थी, वो बस पे ऐसे हाथ रख के खड़ी हो गई और जब तक खड़ी रही जब तक कि बच्चों को निकाल के जाने नहीं दिया। तो उस तस्वीर नहीं, की वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। आई डोंट थिंक इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। हाँ। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं, यदि भीड़ हिंसक नहीं है और आपके साथ किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं कर रही है, तो आई डोंट थिंक कि हमको उनके साथ कोई इस प्रकार का बल प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भोपाल पुलिस ने बड़ा संयम से काम लिया और वही यही वजह है कि आंदोलनकारी शहर में तो आए मगर किसी प्रकार का उपद्रव नहीं, और आखिर में उनके साथ संवाद भी जारी था। हमारे अधिकारी, थाना प्रभारी, निरीक्षक, डीएसपी, एडिशनल एसपी, सीपी सर, डीआईजी, हर स्तर पर उनसे लगातार संवाद हो रहा था। उनकी जो बातें हैं वो वरिष्ठ स्तर तक बताई जा रही थी।
आपको लग रहा था कि मामला सुलझ जाएगा बहुत जल्दी? जी हाँ। क्योंकि आप उस समय कितने घंटे फील्ड में रही? हम लोग काफ़ी लंबे फील्ड में रहे और आई थिंक 4-5 ही घंटे हमको बीच में ब्रेक मिला। हाँ। और सभी लोग लगातार काम कर रहे थे। सीपी साहब भी थे, जी हाँ, पुलिस सीपी कमिश्नर सर भी। फुल टाइम रहे, हाँ। शैलेंद्र जी पूरे समय रहे, एसपी सभी लोग फुल टाइम थे वहाँ। तो ये जिस तरीके के जो अचानक जो आंदोलन हो जाते हैं और पूरी पुलिस को फोर्स को सड़क पर उतरना पड़ता है, आपको अपने को भी संभालना है, अपने जो माथत बहुत सारे सिपाही पुलिस वाले रहते हैं उन सबको, तो इन सब का मॉरल बूस्ट कैसे करते हैं आप लोग, क्योंकि लगातार तनाव वाली स्थिति में रहते हैं वो लोग? ये हमारा ट्रेनिंग भी इस प्रकार से हुई है। लगातार भोपाल एक राजधानी है, यहाँ लगातार आंदोलन होते रहते हैं, तो हमारा काम ही है। मैडम पलट के देखें तो आप मध्य प्रदेश पुलिस सेवा से आई हैं, आप डीएसपी रही हैं शुरुआत में, पहली पोस्टिंग आपकी डीएसपी की थी, उसके बाद फिर आप आईपीएस प्रमोट हुई हैं। जी हाँ। मगर आपने पुलिस सेवा को ही क्यों चुना? कोई पहले से आपको इंस्पायर थी कि हमको पुलिस में ही जाना है? मेरे फादर एनसीसी में थे, तो एक यूनिफॉर्म मैंने उनके साथ देखी थी। और मेरे घर के सामने जब मैं मंदसौर में एमएससी कर रही थी तो एक चौबे सर रहा करते थे, वो यूनिफॉर्म में थे। तब ऐसा लगता था कि हमको प्रशासनिक सेवा में जाना है। मैंने केमिस्ट्री में पीएचडी भी की है और मैं शायद इसमें एजुकेशन लाइन में भी जा सकती थी, बट मन में एक था कि प्रशासनिक सेवा में जाना है और पुलिस की वर्दी का एक जज्बा था कि हम शायद इसमें बहुत कर सकते हैं और आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड कि मैंने सही जगह चुनी है। क्या बात है। और आपके तो जो पतिदेव हैं वो भी पुलिस में ही हैं। जी हाँ। शशिकांत शुक्ला जी। क्योंकि पति पत्नी दोनों यदि पुलिस में होते हैं तो पुलिस में कितना वर्किंग आवर है, कितना स्ट्रेस है, कौन कलीग्स हैं, कौन सीनियर अफसर हैं, ये दोनों आपस में जानते हैं, तो इससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और बच्चों की परवरिश कैसे हो पाती होगी, क्योंकि दोनों बहुत व्यस्त जॉब में हैं, उन पर कैसा असर पड़ता है आप लोगों की व्यस्तता का? बच्चे धीरे धीरे अपने आप को हर परिस्थिति में अडाप्ट कर लेते हैं। जी। हो सकता है कि बच्चों को ऐसा लगता हो कि हमारे पेरेंट्स हमें टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन हम लोगों ने इस प्रकार का अपना वर्क प्रोफेशन चुना कि एक ना एक फील्ड में रहता था और एक थोड़ा सा आसान ऐसी जगह लेता था कि थोड़ा उसको समय मिल पाए। इस हिसाब से हमारे बच्चे पल गए। और उसके बाद जब हम एसपी थे तो दोनों अलग अलग जगह पदस्थ थे। बेटी हॉस्टल में रहती थी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बीच बीच में समय भी देते हैं कि जैसे कोई बच्चा अगर छुट्टी से आता है तो हम लोग चाहते हैं कि हम उसी समय छुट्टी लेके कहीं बाहर जाने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनको समय दे सकें। जी। और आपको वर्दी में देख के बहुत सारी नई उम्र की लड़कियां भी इंस्पायर होती हैं कि उनको पुलिस में आना है, तो उनको क्या सलाह देंगी आप? हम जब किसी स्कूल कॉलेज में अपने अभियान में ट्रैफिक के रूल्स को बताने या जैसे नशे से दूरी है ज़रूरी के लिए जाते हैं तो आमतौर पर मैं बच्चों को बताती हूँ कि पुलिस में आप कैसे आ सकते हैं, पुलिस में आने की भर्ती के क्या क्या मोड हैं। तो हम बोलते हैं कि कौन कौन बच्चा पुलिस में जाना चाहता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि काफ़ी संख्या में कुछ बच्चियां अपना हाथ उठाती हैं। तो जो भी बच्चे पूछते हैं कि साहब हम पुलिस में कैसे आएँ, पीएससी की यूपीएससी की कैसे तैयारी करें, तो हम लोग बताते हैं, चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। मगर फिर भी आप ये भी बताती होंगी कि पुलिस का जॉब कितना टफ है, कितना चैलेंजिंग है। जॉब सभी टफ होते हैं, जिस जॉब में आपको आनंद आए वो टफ नहीं लगता। तो वैसे तो पुलिस का काम बहुत व्यस्तता वाला होता, मगर जब इस सब के अलावा भी आपको जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता होगा जी, तो मोनिका शुक्ला जी क्या करती होंगी? मैं गार्डनिंग करती हूँ, मुझे फूल पत्ती बगीचे में काम करने का बहुत शौक़ है, पेंटिंग करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ। हाँ, और घूमने फिरने का शौक़? घूमने फिरने का बहुत शौक़ है और हम कोशिश करते हैं कि 2 साल में एक बार, साल में एक बार घूमें। जब पुलिस अधीक्षक थे तो इतना छुट्टियां नहीं मिलती थी, बट जब से प्रमोशन होकर डीआईजी बने हैं तो साल में 4, 5, 6, 7 दिन निकाल लेते हैं, कहीं बाहर जाके घूमते हैं, पहाड़ों पर घूमते हैं। तो फिल्म देखने की शौकीन नहीं कि नहीं? बहुत लंबा फिल्म देखने का टाइम नहीं मिल पाता कि 3 घंटे लगातार इतना समय नहीं मिल पाता है। जी जी। और मगर सबसे बड़ी बात है, आपको लगता है कि जब आपने करियर शुरू किया था पुलिस का और अब जब मैंने आपके पास तो अभी वक्त है मगर रिटायरमेंट के पास आप जा रही हैं, तो इस वक्त में पुलिसिंग कितनी बदल गई, कितनी चैलेंजिंग हो गई? जब हमने नौकरी शुरू की थी तब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, गाड़ियाँ काफ़ी पुरानी होती थी, लैपटॉप वगैरह नहीं हुआ करते थे। बट अब हमारे पास संसाधन बहुत हैं, हमको फैसिलिटी बहुत मिल रही है, लेकिन
थोड़ा सा भीड़ मतलब पुलिस का वर्कलोड बहुत बड़ा है, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के अपराध अलग तरह के हो रहे हैं, जैसे अब नए BNS बन गए हैं, कानून जो बना है, तो महिला अपराध में जो सज़ा दी जाती है उनमें परिवर्तन हुआ है। तो हमको भी लगातार स्टडी करनी पड़ती है। जो माननीय न्यायालय द्वारा जो डिसीज़न दिए जाते हैं उनकी स्टडी करनी पड़ती है, उसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो पुलिस में उसी प्रकार से बदलाव आया है जिस प्रकार से एक समाज में बदलाव आया है। समाज भी बदल रहा है, पुलिस भी बदल रही है। आपको क्या लगता है इस समय किस तरीके का क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है जो बहुत चैलेंजिंग है, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है आप लोगों को? साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो पहले चोरी होती थी, लूट होती थी, अब साइबर अपराध एक बहुत बड़ा अपराध है जो हमारे लिए एक चैलेंज है। क्योंकि अभी मैं एडिशनल CP क्राइम ब्रांच भी हूँ, तो साइबर मेरे अंतर्गत आता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने थानों में हर थाने में एक साइबर डेस्क खोली है, वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। और आप जानते हैं जो EFIR होती है वो सीधे जब दर्ज होती है तो संबंधित थाने सीधे चली जाती है। तो हम लोगों से जगह जगह उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, अवेयरनेस की भी कैंप चला रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको कोई लिंक भेजता है तो बिना जांचे पड़ताले उस लिंक को नहीं करना है। आपको कोई भ्रामक पुलिस अधिकारी या जज बनकर बोलता है, कोई जानकारी देता है तो उसके झांसे में भी नहीं आना है। और यदि आपके साथ कोई साइबर अपराध होता है, आपके बैंक से एकदम से पैसा कट जाता है या आपका OTP से चला जाता है, तो आप तत्काल बैंक को या आप संबंधित पुलिस थाने को सूचित करें ताकि हम आपका खाता होल्ड कर सकें। तो साइबर अपराध एक आजकल का लेटेस्ट अपराध कह सकते हैं। आपका वो जो वीडियो सब जगह फैला सोशल मीडिया पे जिस तेजी से, तो उसमें लिखा एक टैग लिखा आया हेडिंग की, भोपाल की लेडी सिंघम जी। तो कैसा लगा आपको पढ़ के, सुन के? मुझे कुछ खास नहीं लगा। अच्छा। मेरा कहना है मैं अकेली काम नहीं करती, पूरी टीम काम करती है। उस जगह जहाँ घटना हुई मैं सामने थी, लेकिन जो मेरे साथी थे वो बाकी पूरी जगह सभी लोग समान काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हमारा टीम वर्क है, सब मिलके काम करते हैं और जितना मैं जागती हूँ उतना वो जागते हैं। बिल्कुल। मैडम, आपको आपके इस अच्छे बेहतर कार्यदक्ष काम के लिए पुलिस का अवार्ड भी मिला हुआ है जी। और कई दफ़ा आपको सम्मानित भी किया गया है आपके इस काम के चलते। मगर अब और क्या इच्छा है जो आप और करना चाहती हैं? क्या बाकी रह गया है? ऐसे तो हर व्यक्ति के पास हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं, मगर आपके पास ऐसी कोई ख्वाहिश जो? प्रोफेशनल तौर पे मैं देखूं तो जो महिला अपराध होते हैं तो कई बार विवेचना में कुछ छोटा छोटा चीज़ आ जाता है जिससे अपराधी छूट जाते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा ट्रेनिंग किया है, ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं कि जो न्यायालय से जजमेंट होते हैं उस जजमेंट को हम सभी को ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षण दें कि हमारी विवेचना में ये गलती नहीं होनी चाहिए। और यदि हम किसी भी अपराध में किसी आरोपी को पकड़ते हैं, उसकी केस डायरी प्रस्तुत करते हैं न्यायालय में, तो हमारा ये होना चाहिए कि अपराध में आरोपी को 100% सजा मिले। बिल्कुल। तो पहले जो हमारे होते थे चिन्हित अपराध में हम बहुत मेहनत करते थे, बट अब जो महिला संबंधी अपराध हैं, कई बार छोटी बच्चियों के साथ थोड़ा सा गलत होता है तो मन में बड़ा दर्द होता है कि मान लीजिए 6-7 की बच्ची, 7 साल की बच्ची को कोई व्यक्ति उसके साथ गलत काम करता है, तो ऐसा लगता है कि इस आरोपी को तो निश्चित सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक ये लगता है। बिल्कुल। आपने अपने करियर में बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी जो आपके पास होंगी भी और आपने उनको देखा भी होगा, तो कभी उन सब पे किताब लिखने का विचार नहीं आया कि कुछ कभी लिखूंगी इन सब पे लेके भी? क्यों आप तो PhD भी हैं। विचार नहीं आया। 100% सोच है। अच्छा, तो आप लिखेंगे इन सारे किस्सों पे? जी बिल्कुल। अच्छा, वाह। तो और कुछ ऐसी घटना जो आप पलट के देखती हो लगा कि आपने अपने आप को खतरे में डाल लिया था, या अचानक ऐसा क्या कर बैठी थी, या कोई बहुत? मैं SP रायसेन थी जी। उस दिन रंगपंचमी का दिन था, वो घटना मेरे जहन में हमेशा रहती है। तो सिलवानी थाना क्षेत्र था हमारा, वहाँ एक गांव से फ़ोन आया, चूँकि पुलिस होली नहीं खेलती, पुलिस रंगपंचमी में ना थी, तो उस दिन पुलिस की एक होली का एक मिलन समारोह था, तो सब लोग उसमें बिजी थे। लेकिन रात में फ़ोन आया कि सिलवानी के पास एक गांव था, वहाँ साहब कुछ झगड़ा हो गया है और काफ़ी लोगों ने एक घर को घेर लिया है। तो मैंने वहाँ TI साहब से, SDUP साहब से कहा आप मौके पे पहुँचो, लेकिन वो गांव इतना दूर था, रायसेन से आई थिंक 2.5 घंटे लगते थे। लगातार फ़ोन आ रहे थे वहाँ से कि साहब स्थिति थोड़ा सा नियंत्रण में नहीं है। तो 2.5 घंटा में एकदम से निकल ली अपने कलेक्टर को कह के कि मैं साहब वहाँ जा रही हूँ। SDUP बोला साहब ये लोग तो समझ नहीं रहे हैं और बिल्कुल उस घर को घेरे हुए हैं, बोले हम जला देंगे। तो उस दिन बड़ा टेंशन था कि ऐसा ना हो, उस घर में 7-8 महिलाएं थी। जी जी।
कि कहीं उसको जला ना दें। फिर जब हम गए तो वो लोग घेरे थे, फिर उनको बुलाया, उनको बिठाया। जो हमारे एडीएम थे उनने गांव वाले से चर्चा की, मैं भी करती रही। इतनी देर में जब उनको चर्चा पे लगा के पीछे से हम गए, उस घर की महिलाओं को हमने गाड़ी में बिठा के दूसरी जगह रवाना कर दिया। फिर वो लोग आ गए, आपने महिलाएं निकाल दी, फिर उनको समझाया बुझाया, सारी रात वार्ता रही। लेकिन उस दिन दिल में हुआ कि कोई अनहोनी नहीं हो पाई, नहीं तो बहुत ख़राब लगता कि इतनी पुलिस फोर्स होते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। तो ये घटना हमेशा याद रहेगी। क्या बात है, बहुत अच्छा काम किया। तो कई दफ़ा आपको लगता है कि जो सबसे बड़ा स्किल होता है पुलिस का वो संवाद का, यदि आप बातचीत से बिल्कुल सुलझा लो तो फिर बहुत बड़े बड़े मसले सुलझ पुलिस में एक तो संवाद जरूरी है, दूसरा लोगों से आपका पहचान जरूरी है, एक आपका रिपुटेशन भी होता है कि कोई अधिकारी कैसा है, उसकी छवि कैसी है, लोग भी उसी प्रकार से उसको डील करते हैं या बिहेव करते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संवाद करना चाहिए और पुलिस को अपने कार्यालय में ना बैठ करके उसको लगातार कॉलोनियों में, मोहल्लों में, जैसे हमारे सीपी सर हैं आजकल जनसंवाद कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं। मैं जब पुलिस अधीक्षक थी, विदिशा थी, रायसेन थी, तो हम जाते थे कॉलोनियों में, लोगों के पास जाते थे कि आपको क्या समस्या है, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा थाने या सीनियर अफसर के पास जब तक उनके साथ अपराध न हो आती नहीं है, तो हमको उन्हीं के पास जाकर उनकी समस्या को जानना होगा। और मेरा ऐसा कहना है कि किसी भी नए शहर में जब हम जाते हैं तो उसकी जो छवि होती है वो यातायात पर निर्भर करती है कि किसी शहर का ट्रैफिक कैसा है। अच्छा, आपका ट्रैफिक अच्छा है मतलब लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि कृपया ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए, क्योंकि जितना डिसिप्लिन आप ट्रैफिक नियमों के प्रति होंगे उतनी ही अच्छी छवि आपकी मानी जाएगी। क्या बात है, आपने तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हेलमेट के अभियान है, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, चालान ना रहे हैं कि आप हेलमेट पहनिए, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। साथ ही साथ भोपाल में हम लोग जहाँ ट्रैफिक जाम होता है वहाँ क्यों जाम होता है, लेफ़्ट टर्न कई जगह क्लियर नहीं है, तो लेफ़्ट टर्न को क्लियर करने के लिए अभी पैसा कई जगह स्वीकृत हुआ, उस पर काम चल रहा है। जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, जिन जगह एक्सीडेंट होते हैं वो क्यों होते हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऐसा 16 हमारे पास मोटरसाइकिल मोबाइल हैं, क्योंकि हर जगह हमारे पॉइंट लग नहीं सकते, मोटरसाइकिल लगातार घूमती रहती हैं कि कहीं कोई जाम लगता है, कहीं कोई ट्रैफिक के कारण दिक्कत आता है। किसी भी शहर में प्रोग्रेस चलती रहती है, अभी मेट्रो का काम चल रहा है तो उसके कारण भी यातायात बाधित होता है, रोड बनती है तो लोगों को लगता है, सभी परेशान होते हैं कि भाई यहाँ इतना है, लेकिन कुछ समय के लिए तो ये ज़रूरी है। भोपाल में समस्या क्या है कि हमारे यहाँ कॉलोनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पार्किंग स्पेस इतने नहीं बढ़ रहे। कॉलोनियाँ हैं तो लोग आएंगे, लोग हैं तो गाड़ियाँ आएंगी। कई बार आपने देखा होगा कि एक घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ होती हैं। बिल्कुल, सब सड़कों पर होती हैं। हर कोई कहता है कि साहब ट्रैफिक बहुत है, तो हमारी सड़कें तो वही हैं, लोग बढ़ गए हैं, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। तो कहीं इसको नियंत्रण करना होगा। साथ ही साथ जो भी बाजार हैं, जो भी नई कॉलोनियां बन रही हैं, उसमें पार्किंग स्पेस बनने होंगे। एमपी नगर में और टीटी नगर में मल्टी लेवल पार्किंग है, लेकिन लोग अपनी गाड़ी वहां नहीं खड़ी कर रहे हैं। निश्चित ही पुलिस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, मगर जिस तरीके से आपने बड़ी साहस के साथ और एक संवाद के साथ पूरे आंदोलन को डील किया, उसको हम सब लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। और हम सब तो आपको जानते हैं भोपाल में कि जहाँ कुछ होता था और मैडम आ जाती थी तो सब अच्छा हो ही जाता था। आपके चैनल के माध्यम से जो नवयुवतियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि आपको फुल कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने आप में जी, और कि मैं कर सकती हूँ। किसी प्रकार का जब आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आप हर परिस्थितियों को डील कर सकते हैं। बिल्कुल, और वो आपने करके दिखाया। आप मैडम यहाँ ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी, और आपको बहुत आभार और बहुत शुक्रिया। और आप ऐसी बहादुरी और हिम्मत से काम लेती हैं, हम लोग यही चाहते हैं। धन्यवाद। तो ये थी हमारी मेहमान IPS अधिकारी मोनिका शुक्ला, जो एडिशनल CP हैं भोपाल की में, और इन्होंने जो काम किया उसकी बहुत चर्चा हो रही है, मगर वो हमेशा से ऐसी हैं। उनका कहना है कि वो काम उन्होंने वैसे ही किया जैसे हमेशा कुछ करती रही, उसके लिए कुछ अतिरिक्त तैयारी नहीं की, और जो काम किया पूरी पुलिस फोर्स ने किया, और वही तो पुलिस फोर्स की होना चाहिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।